हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलो बिना किसी टाइम को वेस्ट करे एक बार बात करते हैं कि आज किस क्लास में मैंने ये मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री क्यों लिख रखा है, तो क्या देखने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो देखो, आज से ना हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के ऊपर। तो हम क्या करने वाले हैं सीरीज में, बिल्कुल स्क्रैच से लेकर चलेंगे जहां से मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री स्टार्ट होती है। तो 1757 मैं मानता हूं कि यहां से मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री स्टार्ट होती है। क्यों? क्योंकि यहां पर हुई थी एक बैटल, जो है बैटल ऑफ बक्सर। उसके बाद से जो ब्रिटिशर्स हैं वो अपनी कॉलोनी स्टार्ट करते हैं स्टैब्लिश करना, वो और ज्यादा एक्सपेंशन करने लग जाते हैं इंडिया के अंदर, बेसिकली यहां इस बैटल से। लेकिन बहुत सारे लोग मानते हैं कि 1857 का जो रिवॉल्ट है वो एक मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के लिए स्टार्टिंग फेज माना जाता है। तो एनीवे, हम लोग थोड़ा और पहले से स्टार्ट करेंगे और कहां तक जाएंगे, 1947 तक, जब तक हमारा इंडिया आजाद हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल स्क्रैच से लेंगे, बिल्कुल एंड तक जाएंगे। और इसके अलावा और क्या देखने वाले हैं, तो मैंने बात करी कि हम लोग हर एक इवेंट को देखेंगे, जैसे कि बैटल ऑफ प्लासी हो गया, पानीपत की बैटल हो गई, बैटल ऑफ बक्सर हो गया, और इनके जितने भी ईयर के मतलब जो भी सालों में जो भी बैटल हुई है, जो भी इवेंट्स रहे हैं, उनको अच्छे से पढ़ेंगे। और इसके अलावा जैसे मान लो कोई एक, जैसे बैटल ऑफ बक्सर है, जैसे कि आज हम बैटल ऑफ बक्सर भी पढ़ने वाले हैं, तो इसमें क्या होगा कि हमने इस इवेंट को पढ़ा कि इसमें कौन कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व थी, ठीक है, क्या कॉजेस थे, क्यों हुआ था बैटल ऑफ बक्सर। इसके अलावा इससे जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है, जितने भी प्रोबेबिलिटी होती है क्वेश्चंस बनने की, उन सबको भी एक बार देखेंगे। और हम क्योंकि इनके पीछे की पूरी स्टोरी समझने वाले, पूरे कॉज समझने वाले हैं, तो अगर इसके भी बाहर कोई क्वेश्चन आता है ना, तो आप उसको भी इजीली हैंडल कर लोगे। तो इसीलिए यहाँ पर मैंने ये सेशन डिजाइन किया है, क्योंकि देखो बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स होंगे जो अभी हिस्ट्री को, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो रिवाइज कर रहे होंगे, और कुछ ऐसे होंगे जो बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल फ्रेश है। तो तीनों ही कैटेगरी के जो एस्पिरेंट है उनके लिए ये क्लास बेसिकली डिजाइन की गई है। तो एक बार शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं कि मैं आपके साथ ये थॉट शेयर करूं। So you need to ignore what everyone else is doing and achieving. Your life is about breaking your own limits and outgrowing yourself to live your best life. You are not in competition with anyone else. Plan to outdo your past, not other people. देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थॉट है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। तो देखो क्या है कि अभी जिस स्टेज पर आप लोग हो, जिस पर सभी एस्पिरेंट्स है, वो ये है कि हम सभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, राइट। तो अब यहाँ पे क्या चीज़ है कि कई बार ऐसा होता है ना कि आपके साथ जो बड़े हुए हैं, आपके साथ जो पढ़ रहे हैं, आपके फेलोज, वो कई बार होता है उनके टारगेट पहले अचीव हो जाते हैं, वो जो भी चाहते हैं उनको मिल जाता है आपसे पहले। तो हम क्या करते हैं, बेसिकली हम उनको अपने आप से कंपेयर करने लगते हैं, ठीक है। हमारे अंदर एक वो कॉम्प्लेक्शन आ जाता है कि मुझे क्यों नहीं मिली ये चीज़, राइट, कि इसको मिल चुकी है। मतलब हम लोग और ज़्यादा थोड़े से घबरा जाते हैं, थोड़ा सा बुरा फील करने लग जाते हैं। इसलिए नहीं, जेलेसी नहीं होती, उसको जेलेसी नहीं कहते, उसको हम सेल्फ कॉम्प्लेक्शन कहेंगे, क्योंकि उनकी वजह से हम भी सोचने लगते हैं कि हमें शायद हमें भी मिल जानी चाहिए थी, या फिर हमें थोड़ा बुरा लगने लग जाता है अपने आप को लेकर। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो बेसिकली यहाँ पे यही कहा गया है कि हमें अपने लिमिट्स को ब्रेक करना चाहिए और आउटग्रो करना चाहिए बेस्ट लाइफ जीने के लिए। कभी भी आपको मतलब किसी को कंपटीशन नहीं देना है, आपका कंपटीशन आप खुद हो। अपने पास्ट में जो आपने सीखा है ना, जो भी आपने किया है, उससे बेटर आपको आपके प्रेजेंट में करना है। बस इस एक सिंगल चीज को पकड़ लो, आप जो भी चाहते हो ना आपको डेफिनेटली मिलेगा, ठीक है। सो विद दिस लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज क्लास। तो देखो, हमारा सबसे पहला इवेंट है बैटल ऑफ प्लासी, जो कि हुआ था 1757 में। तो एक बार के लिए बैकग्राउंड जानते हैं, क्या हुआ था, कौन सी पार्टीज उसमें इन्वॉल्व थी, और क्या क्या हुआ था, पूरी चीजें जानते हैं एक बार। तो देखो, 18th सेंचुरी में ना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत ज्यादा पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस बढ़ाती जा रही थी, बहुत ज्यादा एक्सपेंशन कर रही थी। अभी वही ईस्ट इंडिया कंपनी है जो इंडिया में आई तो ट्रेडिंग पर्पस के लिए थी, लेकिन इनका आगे जाके माइंड चेंज हो गया और अब ये क्या करने लगी थी, पॉलिटिकली पावर बन रही थी धीरे धीरे करके। तो अभी क्या कर रही थी, बहुत ज्यादा एक्सपेंशन करती जा रही है, जहां पर भी देखो अपने फोर्ट्स बना रहे हैं, फैक्ट्रीज बना रहे हैं, इंडिया के बहुत सारी टेरिटरीज पे इन्होंने ऑलरेडी कब्जा कर लिया है और आगे भी कर रहे हैं। तो अब उस टाइम पे ना 18th सेंचुरी में जो बंगाल वाला रीजन था ना, ये वाला, ये बहुत ज्यादा वेल्दी हुआ करता था, ठीक है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की इस वाले रीजन पर भी नजर थी। अब जो इस टाइम पर जो यहाँ के नवाब थे बंगाल के, वो थे सिराजुद्दौला, ठीक है। सिराजुद्दौला यहाँ के नवाब थे। अब सिराजुद्दौला ये सब देख रहे थे कि ये लोग एक्सपेंशन करते जा रहे हैं, इन लोगों को बस जहाँ पे भी मर्जी हो रही है वहाँ पे फोर्ट बना रहे, फैक्ट्रीज बना रहे हैं, और वो जगह इनकी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो ईस्ट इंडियन कंपनी है ना, उनका बस एक ही मतलब मोटो था या फिर तरीका था, कुछ भी कह सकते हो, कि जहाँ पर भी उनको अपनी टेरिटरी स्टैब्लिश करनी है, जहाँ पे भी अपनी पावर स्टैब्लिश करनी है, वो वहाँ पे जाके फोर्ट बना लेते थे।
और इसी तरीके से वो धीरे धीरे करके पूरे इंडिया पे बहुत बड़ी बड़ी टेरिटरीज पे जाके कब्जा कर रहे थे, ठीक है। तो अब जब सिराजुद्दौला ने देखा कि ये लोग तो ना टैक्स पे कर रहे हैं, ठीक है, ना किसी तरीके की इनके जो भी टर्म्स एंड पॉलिसीज है वो इन्हीं को फेवर कर रही है, तो यहाँ पे सिराजुद्दौला को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। तो इन्होंने सोचा कि नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं इनको रोकूंगा, इनके एक्सपेंशन को रोकूंगा। तो इसके लिए क्या करते हैं सिराजुद्दौला इनके एक फोर्ट पर जाते हैं, उस पर अटैक करते हैं, और उस पर अटैक करने के बाद जो भी लोग उसमें थे उन सभी को बंदी बना लेते हैं, ठीक है। तो सपोज यहाँ पे एक फोर्ट है ये वाला, सिराजुद्दौला ने इस पर अटैक किया, जितने भी लोग थे इसके अंदर से उन सभी को क्या किया, बंदी बना लिया, और एक क्लॉस्ट्रोफोबिक रूम था, ठीक है, उसमें जाके उनको बंद कर दिया। अभी जो क्लॉस्ट्रोफोबिक रूम है ना, इसकी कैपेसिटी थी 60 लोगों की, और इन लोगों को जिनको बंद किया था ना वो थे करीब 142, ठीक है। तो अभी इतना छोटा सा रूम था, कोई वेंटिलेशन नहीं थी, ठीक है, किसी भी तरीके की कोई भी वहां पे फैसिलिटी नहीं थी, बिल्कुल एकदम डार्क रूम था, जिसकी वजह से काफी सारे लोग भूख की वजह से मर गए, कई लोग सफोकेशन की वजह से मर गए, तो और बहुत ज्यादा लोगों की डेथ्स वगैरह हुई। और इस वाले जो इंसिडेंट को है ना हिस्ट्री में बोला जाता है ब्लैक होल ऑफ कैलकाटा। कैलकाटा का ब्लैक होल के नाम से ही इस इंसिडेंट को जाना जाता है। अब देखो क्या हुआ था कि जब अंग्रेज़ों को ये पता चला, जब ब्रिटिशर्स को ये पता चला कि हमारे आदमियों को इस तरीके से जो नवाब है बंगाल का, उसने इस तरीके से बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से मारा है, किया है, तो अब उनके मन में था रिटेलिएशन की भावना, ठीक है। तो रिटेलिएट करने की उन्होंने क्या की, प्लानिंग करी। तो उन्होंने क्या किया, फिर आती है बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी होती है और ये होती है 1757 में, ठीक है। अब बैटल ऑफ प्लासी होती है 1757 में। अब देखो यहां पर ना एक और नाम आता है, वो होता है मीर जाफर, ठीक है। मीर जाफर जो था वो होता कमांडर इन चीफ ऑफ सिराजुद्दौला, मतलब वो एक्चुअल में सिराजुद्दौला की ही टीम में था मीर जाफर, और इसका कमांडर इन चीफ था। अब जब इनके बीच में बैटल ऑफ प्लासी होने वाली थी ना, तभी सिराजुद्दौला क्या करता है, ये मिल जाता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। यहां पे हम शॉर्ट में लिख देते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। तो ये जो मीर जाफर होता है ये मिल जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। ईस्ट इंडिया कंपनी कहती है मीर जाफर को कि मीर जाफर सुनो, अगर तुम सिराजुद्दौला के साथ रहोगे तो तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला, लेकिन अगर तुम हमारे साथ रहोगे तो हम तुम्हें एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज देंगे, और वो ये कि हम जो है सिराजुद्दौला को हटा देंगे इसकी नवाब की कुर्सी से, और हम तुम्हें बैठा देंगे यहाँ पे नवाब की कुर्सी पर, यानी कि तुम बन जाओगे बंगाल के नेक्स्ट नवाब। और तुम्हें तो पता ही है कि बंगाल के नवाब की कितनी बड़ी वो होती है पोजीशन, है ना, तो तुम तो जानते ही हो, तो तुम्हें हमारे साथ मिलकर रहना चाहिए और हमारी हेल्प करनी चाहिए। तो मीर जाफर को भी चाहिए था कि हाँ ठीक है, मुझे कुर्सी मिल जाएगी, मुझे पावर मिल जाएगी, ये होगा वो होगा। तो इन्होंने क्या किया, ये मिल जाते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। और ये हिस्ट्री में बताया जाता है कि ये वो मेजर रीज़न था जिसकी वजह से जो सिराजुद्दौला है वो बैटल ऑफ प्लासी हार जाते हैं। तो इसका मतलब ये कि बैटल ऑफ प्लासी जब हुई ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच में, तो यहाँ पे जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो इस बैटल को जीत जाती है, सिराजुद्दौला हार जाते हैं, और फिर इनको उनकी कुर्सी से हटा दिया जाता है, और किसको बना दिया जाता है, मीर जाफर को बंगाल का नेक्स्ट नवाब बना दिया जाता है। लेकिन अब मीर जाफर जो है बन तो गए थे नवाब, लेकिन इनके पास खुद की कोई पावर नहीं थी, ये सिर्फ एक पपेट की तरह थे ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। तो अब इसके बाद आगे का देखते, तो ये पूरा इवेंट था जो बैटल ऑफ प्लासी में हुआ था, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें थी जो आपको याद रखनी है, और इसी से क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आई होंगी। अब इसके बाद ना हम क्वेश्चंस देखने से पहले एक बार के लिए बैटल ऑफ बक्सर भी देख लेते हैं साथ के साथ में, क्योंकि ये दोनों इवेंट ना बहुत ही क्लोज हैं एक दूसरे के, और कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज भी हैं, ठीक है। और इन्हीं दोनों इवेंट के होने के बाद से ना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बन जाती है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन करने लग जाती है, और यहीं से वो इंडिया में बहुत अच्छी वाली लेवल पे पहुंच जाती है, मतलब इन्फ्लुएंस करने के बहुत बड़े लेवल पे पहुंच जाती है, और यहीं से शुरुआत होती है हमारी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की, ठीक है। तो अब बैटल ऑफ बक्सर देखते हैं। तो देखो बैटल ऑफ बक्सर जो है ना वो भी सेम कि 18th सेंचुरी चल रही थी, ठीक है। उस टाइम पे अब इन लोगों के बहुत ज़्यादा, अब ये फोर्ट वगैरह बनाते जा रहे हैं, फैक्ट्रीज बन रही है इन लोगों की, ठीक है, बहुत बड़ी बड़ी टेरिटरीज पे कब्जा कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो बैटल ऑफ बक्सर है ना वो देखो किस किस के बीच में होगा। तो सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, वर्सेस इंडियन कॉलोनीज, कोएलिशन बोलते हैं इसको। एक मिनट,
ठीक है। अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, मतलब रीज़न वही था, जो बैटल हुई उसका रीज़न यही था कि ये जो थे इंडियन जो रूलर्स थे बिल्कुल भी खुश नहीं थे, बहुत ज़्यादा गुस्से में थे कि ये लोग बिल्कुल मतलब बढ़ते जा रहे हैं आगे, ये लोग जहाँ देखो अपना कब्जा करते ही जा रहे हैं, ठीक है, कोई टैक्स नहीं पे करना, ठीक है, इनके जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है वो इन्हीं के हिसाब से बन रही है, सब कुछ इन्हीं को फेवर कर रहा है, तो इस तरीके से नहीं चल सकता सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पे इंडियन रूलर्स जो थे ना, उन्होंने डिसाइड किया कि हम इनके ऊपर अटैक करेंगे, हम इनको आगे बढ़ने नहीं देंगे। तो अब पहले देख लेते इंडियन कोएलिशन यानी कि इंडियन का जो संगठन था उसमें कौन कौन सी थी, इंडियन की टीम में कौन कौन सा था, बेसिकली आपको समझने के लिए एक बार के लिए हम ये बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले थे यहाँ पे बंगाल के नवाब, और वो थे मीर कासिम। इसके बाद थे नवाब ऑफ अवध, और वो थे शुजाउद्दौला। ठीक है। इसके बाद एक और है, वो थे मुगल एम्परर शाह आलम सेकंड। अब बात करें, ये थी इंडियन की टीम, ठीक है। और यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी में कौन कौन था, इनके जो मतलब यहाँ पे जो टीम थी उसको एक तरीके से अभी हम टीम नाम दे देते हैं सो दैट आपको इजीली समझ में आए। तो यहाँ पे जो इनको लीड कर रहा था वो थे हेक्टर मुनरो, ठीक है। और यहाँ पे एक और थे जो थे रॉबर्ट क्लाइव, अब ईस्ट इंडिया कंपनी और इंडियन कोएलिशन के बीच में होती है बैटल, ठीक है। अब ईस्ट इंडिया कंपनी को कौन हेड कर रहा था, हेक्टर मुनरो, और जो इंडियन कोएलिशन है इनको हेड कर रहे थे मीर कासिम, जो कि बंगाल के नवाब थे। दोनों के बीच में बैटल होती है, बैटल बहुत ज़्यादा फियर्स होती है, दोनों ही साइड से बहुत ब्रेवली जो है दोनों साइड्स लड़ती हैं। और इस बैटल का जो आखिर में कंक्लूजन निकलता है वो ये कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो होती है वो इस बैटल में जीत जाती है, ठीक है। अब ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाती है और फिर इनके बीच में एक ट्रीटी साइन होती है। जब भी कोई बैटल को ख़त्म करते हैं ये लोग तो एक ट्रीटी साइन करते हैं, और ये जो ट्रीटी थी वो थी ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। ठीक है, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। बेसिकली ट्रीटी ये होती है कि कुछ समझौते करने होते हैं, ठीक है, वरना तो बैटल चलती जाएगी, ऐसे तो कोई एंड नहीं होगा बैटल का, ठीक है। तो इसीलिए जब बैटल का आपको रिजल्ट मिल चुका है कि हम लोग जीत गए हैं, तो फिर एक ट्रीटी होती है, ट्रीटी में अपनी टर्म्स एंड कंडीशन रखी जाती हैं और दूसरी वाली साइड को एक्सेप्ट करना होता है। तो अब जो ट्रीटी यहाँ पे साइन हुई थी वो थी ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, और उस ट्रीटी में ये बोला गया था कि अब जो है हमें दीवानी राइट्स चाहिए, यानी राइट टू रेवेन्यू, दीवानी राइट्स चाहिए, राइट टू रेवेन्यू किन किन रीजन के, बिहार, उड़ीसा और बंगाल। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद में जो ब्रिटिशर्स थे, ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उन्होंने बोला कि अब हमें दीवानी राइट्स चाहिए बिहार, उड़ीसा और बंगाल, यानी कि हम यहाँ पे रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते हैं, ये हमें मतलब राइट चाहिए। अब क्योंकि ट्रीटी थी यहाँ पर तो फिर ये इनको राइट्स मिल जाते हैं, और यहाँ से शुरुआत होती है इंडिया में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की एज ए पॉलिटिकल पावर, ठीक है, पॉलिटिकली डोमिनेंट पावर बन के निकल के आती है ईस्ट इंडिया कंपनी ये इन दोनों बैटल्स के बाद। तो ये थी पूरी बैटल ऑफ बक्सर। इसमें आपको ये सारी चीज़ें पता होनी ही चाहिए कि कौन कौन से पार्टीज इसमें इन्वॉल्व थी, बैटल हुई क्यों थी, क्या ट्रीटी साइन हुई थी, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब देखो ये जो दोनों बैटल हुई ना, इसके बाद से इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी अब एक पॉलिटिकल पावर बन के सामने आई, बहुत ज़्यादा डोमिनेंट पॉलिटिकल पावर, जिसके पास बहुत सारी इंडिया की टेरिटरीज थी, ठीक है, बहुत सारे रेवेन्यू राइट्स थे, ठीक है। तो इसकी वजह से अब जो था उनका एक्सपेंशन और भी बड़े लेवल पर होने वाला था इंडिया के अंदर। तो यहीं से आपको देखने को मिल जाती है यहाँ से स्टार्टिंग इंडियन
मॉडर्न हिस्ट्री की, और यहीं से अब आपको देखने को मिलेगा कि कैसे आगे चल के जो ये लोग ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो कैसे कैसे कानून लेकर आती है इंडिया को एक्सप्लॉइट करने के लिए। आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी और बहुत इंटरेस्टिंग है। हर किसी इवेंट को हम इसी तरीके से स्टोरी के फॉर्म में सुनेंगे सो दैट हमें चीज़ें आसानी से याद रहे। अब एक क्या काम करते हैं हम लोग, इन दोनों बैटल को जो हमने पढ़ा, बैटल ऑफ बक्सर और बैटल ऑफ प्लासी, इन दोनों पे बेस्ड क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या क्या एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं और आपने कितना सीखा वो भी आप टेस्ट कर लेना, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि नवाब सिराजुद्दौला ऑफ बंगाल वाज डिफीटेड बाय द इंग्लिश इन द बैटल ऑफ प्लासी मेनली। जो नवाब थे सिराजुद्दौला वो बैटल ऑफ प्लासी में हार गए थे, ऐसा क्यों, मतलब क्या रीजन था, मेन रीजन। तो सबसे पहला ऑप्शन है बिकॉज द इंग्लिश फोर्सेज वर मच स्ट्रॉन्गर देन दोज ऑफ नवाब। तो जो इंग्लिश फोर्सेज थी वो नवाब की फोर्सेज से ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। क्या ये सही है? नो, ऐसा तो कहीं पर मेंशन नहीं था। फिर उसके बाद है बिकॉज ऑफ सिराजुद्दौला, एक बार बी को छोड़ देते हैं, उसके बाद देखते हैं बिकॉज ऑफ सिराजुद्दौला's रिटायरमेंट फ्रॉम द बैटलफील्ड। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ था। फिर उसके बाद है बिकॉज ऑफ द कैप्चर ऑफ अ बैंड ऑफ फ्रेंचमैन अंडर द नवाब सर्विस बाय द इंग्लिश, ये भी गलत। अब इसके बाद है बिकॉज ऑफ क्लाइव्स कॉन्स्पिरेसी विद द नवाब्स कमांडर इन चीफ मिस्टर जाफर एंड रिच बैंकर्स ऑफ बंगाल। तो मेन रीजन जैसे मैंने आपको बताया था बैटल ऑफ प्लासी के अंदर कि ये माना जाता है हिस्ट्री के अंदर कि सिराजुद्दौला की हार इसलिए हुई क्योंकि जो मीर जाफर थे जो कि उन्हीं के आदमी थे, उन्होंने क्या किया, कॉन्स्पिरेसी की। किसके साथ? जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के थे, मतलब यहाँ पे आपको दे रखा होगा क्लाइव के साथ मिल गए वो लोग, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ मिल गए, और वो जो भी कर रहे थे ना सिराजुद्दौला, उनकी एक एक खबर उनको पहुंचा रहे थे, ठीक है। इसकी वजह से ये जो थे बैटल वो लोग हार गए थे। कौन हार गए थे? बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला, ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद टुक प्लेस बिटवीन। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद है वो कौन सी दो पार्टीज के बीच में हुई थी? तो सबसे पहले तो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद कब हुई थी? बैटल ऑफ बक्सर के एंड में, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज ये कि वो किन किन पार्टीज के बीच में हुई थी। तो देखो यहाँ पे थे रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है, और शाह आलम सेकंड जो कि थे मुगल एम्परर, ठीक है। तो ये मुगल एम्परर जो थे ना, इनके पास राइट्स होते हैं कि ये किसी को भी राइट टू रेवेन्यू कलेक्शन दे सकते हैं। तो इसीलिए शाह आलम सेकंड और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में ये डील हुई थी, ये ट्रीटी साइन हुई थी कि अब जो है दीवानी राइट्स दिए जाएंगे ईस्ट इंडिया कंपनी को, कहाँ के, उड़ीसा, बिहार और बंगाल के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ईयर ब्लैक होल ट्रेजेडी हैपन इन कैलकाटा। कैलकाटा में जो है ब्लैक होल ट्रेजेडी कब हुई थी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1756 में, ठीक है। अब इसके बाद क्या था, थोड़ा सा एक बार वापस से देख लेते हैं। ब्लैक होल ट्रेजेडी जहां पर क्या किया था, जो सिराजुद्दौला है उन्होंने एक फोर्ट पे कब्जा किया था, अटैक किया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के, और वहां पे जो लोग थे उनको बंदी बना लिया था और एक रूम में जाके बंद कर दिया था जो कि बहुत ही क्लॉस्ट्रोफोबिक था, जिसमें बहुत कम स्पेस थी, कोई वेंटिलेशन नहीं था, जिसकी वजह से काफी सारे लोग मारे गए थे। और फिर रिटेलिएशन में ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया था, बैटल ऑफ प्लासी किया था, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है द ब्रिटिश जनरल हु लेड हिज फोर्स इन द बैटल ऑफ बक्सर वाज। तो बैटल ऑफ बक्सर जब हुई थी उस टाइम पे ईस्ट इंडिया कंपनी को कौन हेड कर रहा था? तो हमने बात करी थी कि वहां पे जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो टीम थी उसमें कौन था हेड, लीड कौन कर रहा था? हेक्टर मुनरो, ठीक है। और जो इंडिया वाली साइड थी, यानी कि जो इंडियन कोएलिशन थी, इंडिया की जो टीम थी, उसको कौन हेड कर रहा था? तो वो थे मीर कासिम, नवाब ऑफ बंगाल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द बैटल ऑफ बक्सर फॉट बिटवीन। बैटल ऑफ बक्सर किन किन के बीच में हुई थी? तो अभी हमने बात किया था, यहाँ पे वर्सेस बना के किया था कि दो टीम है, ठीक है। तो आई होप आपको याद होगा वो। तो देखो यहाँ पे पहला ऑप्शन देखते हैं, द इंग्लिश, द नवाब ऑफ बंगाल एंड द फ्रेंच। नो। फिर इसके बाद देखते हैं मीर कासिम, यस, द नवाब ऑफ बंगाल, फिर नवाब ऑफ अवध, और फिर शाह आलम सेकंड, ठीक है, मुगल एम्परर। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। As a result of Battle of Buxar, the British obtained दीवानी rights from in the Bengal province, ठीक है। किससे मिले थे जो दीवानी राइट से, किससे मिले थे? क्योंकि यहाँ पे हमने बात करी थी ना कि जो मुगल एम्परर थे उनके पास ये राइट होता है कि वो किसी को भी दीवानी राइट्स यानी राइट टू रेवेन्यू कलेक्शन जो है वो हैंड ओवर कर सकते हैं, फिर परमिशन दे सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे जो इंडिया की टीम थी जो भी हमने बनाया था यहाँ पे, उसमें कौन था मुगल एम्परर? वो थे शाह आलम सेकंड, जिन्होंने दीवानी राइट्स दिए थे ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद में ब्रिटिशर्स को कि यस, अब आप जो है राइट टू रेवेन्यू कलेक्शन का अधिकार रखते हो और आप रेवेन्यू कलेक्शन कर सकते हो, ठीक है। ये देना पड़ा था, दिया नहीं था, क्योंकि ट्रीटी साइन हुई थी और यहाँ पे जो जीतती है पार्टी उसकी शर्तें बेसिकली मानी जाती है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग थिंग्स हैपेंड आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर, विच अमंग द फॉलोइंग नॉट ट्रू, ठीक है। तो आपको वो बताना है कि बैटल ऑफ बक्सर के बाद में कौन सा ऐसा इवेंट है जो इन ऑप्शन में दे रखा है लेकिन वो सही नहीं है, ठीक है।
तो मीर जाफर जो था वो बंगाल का नवाब बन गया था। यस, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। दिस वॉर लेड टू द एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश इन्फ्लुएंस फ्रॉम बंगाल टू इलाहाबाद, ठीक है। देखते हैं, दे ऑब्टेन दीवानी राइट्स फ्रॉम मुगल एम्परर शाह आलम सेकंड इन बंगाल प्रोविंस, ये बिल्कुल सही है। 1765 में मीर जाफर के डेथ के बाद निजाम उद दौला बिकेम द नवाब ऑफ बंगाल। तो देखो यहाँ पर ये गलत है। अब देखो यहाँ पे क्या कैसे किया हमने, तो मीर जाफर जो था नवाब बंगाल का बन गया था, क्यों? क्योंकि उसने क्या किया था, जो ब्रिटिशर्स थी उनके साथ कॉन्स्पायर किया था, उनके साथ मिल गए थे, ठीक है। और उनको प्रॉमिस किया गया था कि अगर आप हमारे साथ मिलकर रहोगे तो आपको जो सिराजुद्दौला की जगह है हम आपको बैठा देंगे। तो प्रॉमिस को पूरा किया उन लोगों ने और मीर जाफर को नवाब बंगाल ऑफ नवाब बना दिया गया था, ठीक है। तो इसलिए ये ठीक है। अब इसके बाद दिस वॉर लेड टू द एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश इन्फ्लुएंस फ्रॉम बंगाल टू इलाहाबाद। अब सिंस वो बंगाल जो ब्रिटिशर्स थे वो बहुत जगह एक्सपेंशन करते ही जा रहे थे, तो यहाँ पे इस वॉर के बाद भी उन्होंने इलाहाबाद जैसी जगहों पे भी अपना एक्सपेंशन शुरू कर दिया था। फिर इसके बाद है कि उनको दीवानी राइट्स मिल गए थे मुगल एम्परर शाह आलम सेकंड से इन द बंगाल प्रोविंस। यस, दिस इज ट्रू। हमने बात करी थी कि जब ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुई थी तो उसमें उन्होंने बताया था कि अब जो है ब्रिटिशर्स के पास ये राइट है, राइट टू रेवेन्यू कलेक्शन फ्रॉम, कहाँ किससे मिला था? शाह आलम सेकंड से। तो ये भी सही है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि इसमें इनकरेक्ट है, ठीक है। इनकरेक्ट यानी ये। ऑलराइट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। तो बस दिस इज द एंड ऑफ द क्वेश्चन। तो आज हमने पढ़ा बैटल ऑफ बक्सर एंड बैटल ऑफ प्लासी। तो उम्मीद है आपको मजा आया होगा क्लास को पढ़ने में, ठीक है। हमने कोशिश की है कि हम जो इवेंट्स है उनको एकदम स्टोरी फॉर्मेट में पढ़ें, सो दैट आपको चीजें लंबे टाइम तक याद रहें, उनके पीछे का बैकग्राउंड आपको चीजें समझ में अच्छे से आए, ठीक है। तो इसी तरीके से हम आगे जो है बिल्कुल अच्छे से एकदम सीरीज में इवेंट्स पढ़ते जाएंगे और हर एक इवेंट को इसी तरीके से समझेंगे, इसी तरीके से एनालिसिस करेंगे कि क्या हुआ था, कौन कौन से पार्टीज उसमें इन्वॉल्व थी, है ना, उसके कॉज क्या थे, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे और ऐसे करते जाएंगे जब तक कि हमारा भारत आजाद नहीं हो जाता, ठीक है। इसके अलावा मैं चाहता हूं एक छोटा सा आप काम और करो। आप क्या करो, प्ले स्टोर पे जाओ और GK24 ऐप को डाउनलोड करो, ठीक है। इस ऐप का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, लेकिन अब बात करते हैं कि इसको क्यों डाउनलोड करना है, क्या होगा इससे डाउनलोड करने से। तो देखो यहाँ पर ना आपको बहुत सारा मटेरियल मिलने वाला है एग्जाम से रिलेटेड, जैसे कि आपको करंट अफेयर्स मिलेंगे, करंट अफेयर्स के अलावा आपको उससे रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे बहुत सारे देखने को। यहाँ पे आपको पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, काफी सारे सब्जेक्ट हैं जिनका आपको मटीरियल दे रखा है एंड दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि आपने थोड़ा सा कॉन्टेंट पढ़ा उसके बाद आपसे ये बोला जाए, नोटिफिकेशन आए कि अगर आपको आगे का पढ़ना है तो आपको एक प्लान परचेज करना पड़ेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, सब कुछ अभी बिल्कुल फ्री है यहाँ पे। तो आप इसको डेफिनेटली चेकआउट करना, इसको जितना ज्यादा हो सकता है यूज करो, ठीक है। जितना ज्यादा हो सकता है इसको पढ़ो, क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो और अपनी तैयारी को और ज्यादा स्ट्रांग करो। तो इसी तरीके की जीके, जीएस, करंट अफेयर अपडेट्स, जॉब वैकेंसी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी और कॉम्प्लेक्स इश्यूज के एनालिसिस को पाने के लिए चैनल से अभी जुड़ जाना सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके। तो थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।